नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को किसानों को सम्मान निधि की 14वीं किस्त करेंगे जारी। किसान सम्मान निधि में अब तक किसानों को भेजे जा चुके हैं करीब 2,40,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी सीकर में पीएम प्रमाण योजना की भी करेंगे शुरुआत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 21 जुलाई को प्राथमिक कृषि ऋण समिति द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC की सेवाएं शुरू करने पर राष्ट्रीय महत्व का महासंगोष्ठी का करेंगे उद्घाटन। पैक्स देशों में सहकारिता की रीढ़, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में CSC सेवाओं की डिलीवरी से बढ़ेंगे रोजगार। पैक्स को मजबूत करने के लिए सरकार बना रही है राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सहकारी नीति और सहकारी डेटाबेस। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नेपाल के कृषि मंत्री डॉक्टर बेदुराम भूसाल के बीच बुधवार को नई दिल्ली में हुई बैठक। दोनों देशों ने द्विपक्षीय कृषि सहयोग को मजबूत करने पर की चर्चा। दोनों देशों ने संयुक्त कृषि कार्य समूह की अगले दौर की बैठक काठमांडू में आयोजित करने पर हुए सहमत। नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कार्यक्रम की हुई शुरुआत। सम्मेलन में 40 से अधिक देश और 30 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा कि खाद्य सुरक्षा पर नियामकों को अपना दृष्टिकोण व्यापक करने की है जरूरत। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में किए हैं नवाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ पर पेश की स्टेटस रिपोर्ट। कहा कि बाढ़ के कारण 18,000 एकड़ फसल बर्बाद, 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित। बाढ़ से 35 लोगों और 100 जानवरों की मौत। 31 जुलाई तक मेरा फसल मेरा ब्यौरा और क्षतिपूर्ति पर अपना विस्तृत ब्यौरा दर्ज करवाएं किसान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 जुलाई को राजस्थान सीकर में होने वाले किसान सम्मान निधि कार्यक्रम और आम सभा की तैयारी बैठक लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित कई नेता सीकर आए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को किसानों को सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी करने के लिए सीकर आएंगे। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सीकर की धरती पर किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और किसान सम्मान निधि की किस्त पूरे देश में इस सीकर की धरती से रिलीज़ करेंगे। और किसानों के लिए एक बहुत खुशी का विषय है और ये पूरा क्षेत्र है वो किसानों का और युवाओं का क्षेत्र है और इसलिए यहाँ के सभी लोगों में उत्साह भी है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों का आने का अनुमान है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए किया है, आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, तो इसको लेकर पूरे हर व्यक्ति में उत्साह है और इसको लेकर आज यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं और यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ और सभी हमारे जो सांसद और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में स्थान का जायजा लिया है और यहाँ स्थान तय हो चुका है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 21 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाएं शुरू करने पर एक राष्ट्रीय महासंगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहेंगे। इस महासंगोष्ठी का आयोजन सहकारिता मंत्रालय का विभाग राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम CSC के सहयोग से कर रहा है। इस कार्यक्रम में पैक्स द्वारा CSC की सेवाएं प्रदान किए जाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और अब तक कुल 17,000 पैक्स CSC पोर्टल पर ऑन बोर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक पैक्स CSC के रूप में सेवाएं देना शुरू कर चुके हैं। सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।
पैक्स देश में सहकारिता की रीढ़ है और इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में CSC सेवाएं की डिलीवरी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पैक्स देश के सहकारिता आंदोलन की मूल इकाई है, इसीलिए मोदी सरकार इनकी व्यवहारिता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ग्रामीणों को क्रेडिट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता मंत्रालय के पास देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी कि पैक्स का एक बड़ा नेटवर्क है। मोदी सरकार देश में पहली बार पैक्स के कंप्यूटरीकरण पर काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नेपाल के कृषि व पशुधन मंत्री डॉक्टर बेदू राम भूसाल के बीच बुधवार को कृषि भवन नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की गई। नेपाली कृषि मंत्री दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 में भाग लेने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। नेपाली प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कृषि मंत्री तोमर ने नेपाल के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों, खुली सीमा और लोगों के बीच गहरे संपर्कों, घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बढ़ते संबंधों का जिक्र किया। नेपाली कृषि मंत्री ने नेपाल में कृषि क्षेत्र में भारत के समर्थन के लिए विशेष रूप से प्रजनन उद्देश्यों के लिए मुर्रा बैल प्रदान करने की सहमति देने पर तोमर का धन्यवाद दिया और द्विपक्षीय कृषि सहयोग को और बढ़ावा देने की इच्छा व्यक्त की। दोनों मंत्री सितंबर-अक्टूबर 2023 में काठमांडू में देशों के बीच संयुक्त कृषि कार्य समूह की अगले दौर की बैठक आयोजित करने पर सहमत हुए। बैठक के दौरान दोनों मंत्री कृषि क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच नए समझौता ज्ञापन करने पर भी सहमत हुए, जिसकी प्रक्रिया तेज की जाएगी। बैठक में कृषि मंत्री तोमर ने जैविक प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला और नेपाली पक्ष से अगस्त 2023 में हरियाणा के गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामांकन कराने का अनुरोध किया। आगे बढ़ते हैं, जहां नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सम्मेलन में 40 से अधिक देश, 30 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा पर नियामकों को अपना दृष्टिकोण व्यापक करने की जरूरत है। हम जब फूड सेफ्टी पर बात करते हैं, फूड स्टैंडर्ड और फूड सेफ्टी दोनों विषय को भी अलग करके देखना चाहिए। हम दोनों विषय को अलग करके देखेंगे तो हमें वन हेल्थ ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। फूड रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है और इसलिए उन्हें अपनी सोच और विजन को बहुत वाइड करने की आवश्यकता है। क्लाइमेट, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ये सभी की इकोसिस्टम को हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए फूड रेगुलेटर का संबंध और संपर्क ये चारों विषय के साथ होना चाहिए। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि पेस्टिसाइड से बचने के लिए हमें संतुलित फर्टिलाइजर का उपयोग करना आवश्यक है। जिस तरह से हमारे पेस्टिसाइड की इफेक्ट फूड में आ रही है, एक्सेस और ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर, अनबैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उसकी इफेक्ट क्लाइमेट पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट सॉइल पर भी आ रही है, उसकी इफेक्ट फूड ग्रेन पर भी आ रही है। उसके लिए हम क्या करें? हम बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करें, सॉइल को बचाएं, ग्राउंड वाटर उसको अच्छा रखें। उसके लिए बैलेंस केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज कैसे हो? पीएम प्रणाम करके हमने एक स्कीम लॉन्च की। सारे देश के हर नागरिक तक, हर किसान तक, हर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ वो प्रयास करे कि केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज बैलेंस हो। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं। भोजन
मूल अधिकार है। भोजन की उपलब्धता हो, वैश्विक खाद्य सुरक्षा हो, यह अत्यंत आवश्यक है। और इस दृष्टि से भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में अनेक प्रकार के नवाचार किए हैं। उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी हो, इस दिशा में काफी काम करने की कोशिश हुई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ के कारण 18,000 एकड़ जमीन पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। इस जमीन पर लगी फसल के नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 12 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि पिछले वर्षों की मुकाबले में इस वर्ष हरियाणा में करीब 180% अधिक बारिश हुई है। प्रदेश के पंचकूला, अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद व यमुनानगर को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। इन जिलों के 1,353 गांव तथा 6 निकायों के 33 वार्ड बाढ़ की चपेट में आए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश के किसानों को आह्वान किया गया है कि वे 31 जुलाई तक मेरा फसल मेरा ब्यौरा तथा क्षतिपूर्ति पर अपना विस्तृत ब्यौरा दर्ज करवाएं। फसलों के मुआवजे को लेकर अभी पहले से तय 15,000 रुपए प्रति एकड़ की दरें लागू हैं और इसके बावजूद पूरे प्रदेश में फसलों के नुकसान के बारे में पता लगाने के बाद ही नीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि बाढ़ में अब तक 50 गाय और भैंस, 50 बकरी व अन्य छोटे जानवरों की मौत हुई है। पशुपालकों के रिपोर्ट किए जाने के बाद गाय, भैंस व ऊंट आदि की मृत्यु पर सरकार पशुपालकों को 37,500 रुपए प्रति पशु के हिसाब से मुआवजा देगी। संसाधन विभाग हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू फीडर की कुछ पुनर्निर्माण का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री। विभाग हरियाणा की फिरोजपुर चिरका विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों व फिरोजपुर चिरका शहर के लिए रेन्यूअल आधारित पेयजल वृद्धि योजना। तीसरी परियोजना गुरुग्राम से है। सर्दन पेरिफेरियल रोड, वाटिका चौक, सोना रोड से NH48 पर बरसाती पानी के नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास। विभाग हरियाणा से है। चरखी दादरी रोड, भिवानी के STP के उपचारित जल को सिंचाई में उपयोग करने की परियोजना का माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास किया गया है। और आज जिला इस बार हमने ये तय किया है, किसानों को अपील की है कि आप हर एकड़ का रजिस्ट्रेशन कराएं 31 जुलाई तक। अभी चूंकि वर्षा हुई है, कुछ इलाकों में बाढ़ आई है, हो सकता है इसके कुछ दिन हम बढ़ा देंगे, वरना तय यही किया है कि 31 जुलाई तक किसान को कहा कि अपनी प्रत्येक एकड़ की जमीन वहां रजिस्टर करके क्या बोया है, चाहे वो फसल बेचनी है या नहीं बेचनी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सबका कराएं। खाली जमीन है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराएं और हर किसान को इसके बदले में अगर इस संकल्प को पूरा करता है, रजिस्ट्रेशन पूरा कराता है, तो उसको एक खाते में 100 रुपया इनाम के तौर पर भेजा जाएगा। चाहे राशि 100 रुपया है, लेकिन एक इनाम मिलेगा। और न केवल 100 रुपया, बल्कि प्रदेश भर में हमने कुछ बड़े इनाम भी सोचे हैं। उसकी लॉटरी से, उसके कंपटीशन में कहीं किसी को ट्रैक्टर, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को मोबाइल, ये भी देने वाले हैं। और राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। बृहस्पतिवार की सुबह यमुना का जलस्तर 205.43 मीटर दर्ज किया गया। हालांकि जलस्तर में थोड़ी कमी आई है। राजघाट सहित कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कई जगहों पर स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। बचाव कर्मियों की मदद से फिर से यातायात की स्थिति सुचारू तौर पर हो रही है। जम्मू कश्मीर के बारिश का दौर जारी है। कठुआ जिले में बुधवार को भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और इसी के कारण 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। कठुआ के उपायुक्त राकेश मिन्हास ने मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोग बानी तहसील में ढहे घर के मलबे में फंसे हुए हैं। बचाव कर्मियों का तलाशी अभियान जारी है।
वहीं अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में उद्योग और कारोबार का माहौल बेहतर हुआ है। घाटी में स्थानीय युवाओं के कौशल को स्टार्टअप के माध्यम से निखारने का प्रयास किया जा रहा है। बीते 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 590 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं और युवा अब सरकार की स्टार्टअप योजना में रुचि दिखा रहे हैं। डीडी न्यूज ने श्रीनगर में द सिक नेशन स्टार्टअप के संस्थापक मुदस्सिर से बातचीत की। नए जम्मू कश्मीर में कई तरह के नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पहले यहाँ पर जो बड़े मॉल्स थे वो नहीं हुआ करते थे और इस वक्त हम एक मॉल में खड़े हैं। सिटी मॉल इसका नाम है। 5-6 महीने पहले ही शुरू हुआ है और इसके साथ ही बहुत से युवा हैं जो नए स्टार्टअप्स लेकर आगे आ रहे हैं, नए बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह के एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर मुदस्सिर हैं। आप हमें बताइए किस तरह का बदलाव आप यहाँ पर पिछले 6 महीने के बाद हमने स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स हो गए। तो जो भी यंग यहाँ पे हैं उनके स्टार्टअप्स के लिए, जैसे बारबेक्यू, मंदी, एक ही फ्लोर के अंदर हमने 7-8 ब्रांड्स को मल्टीपल करके एक नया कंसेप्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। इससे एक फ़ायदा आया कि एक जो भी यूथ हैं उन्होंने अपने अपने कुछ स्टार्टअप्स किए। कुछ हमने ब्रांड्स भी इंट्रोड्यूस किए जो बाहर के हैं, दुबई के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ लोकल्स हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा फुटफॉल भी आया और काफ़ी अच्छा स्टार्टअप भी उनको मिल गया। पहले यहाँ पर मॉल कल्चर नहीं था और जो सबसे अच्छी बात है कि लोग अब शाम को डिनर करने के लिए आते हैं, 10 बजे भी आते हैं, 11, 11:30 तक हमारा फूड कोर्ट ओपन रहता है। उसके बाद 12 बजे ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है शाम के। तो पहले तो 7 बजे ही मार्केट सारे बंद हो जाते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गई। युवाओं के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। हर कोई तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के पीछे नहीं दौड़ते हैं। हम भी जैसे मेरा ये कंसेप्ट था कि मैं एक ही रूफ के अंदर 5-10 मल्टी ब्रांड्स लाऊं, एक रेस्टोरेंट भी लगे, फूड कोर्ट भी लगे। तो उस हिसाब से सभी यूथ चाहते हैं कि एक अपना स्टार्ट करे। हर एक अपना अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं रादर देन टू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब और अ प्राइवेट जॉब। आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं? मुझे पहले से यही था कि आई हैव टू डू द बिजनेस। मेरे 2-3 इसके बगैर भी बिजनेस चल रहे हैं, बट मेरा ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म करूं मैं स्टार्ट जिसमें कम से कम कुछ लोग एडजस्ट हो जाए। और मेरी ये छोटी सी कोशिश थी कि इसमें 10-15 काउंटर्स हैं जिसमें 10-15 लोग अपने अपने वो ना एडजस्ट हो जाए। एक काउंटर। और आगे बढ़ते हैं और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए, वहीं इसकी आवक सामान्य से कम रही। एग्वाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 18 जुलाई को मसूर का भाव रहा 7,050 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 50 रुपए टूटकर 7,000 रुपए हो गया। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में भी मसूर के भाव में नरमी रही। यहाँ 18 जुलाई को मसूर का भाव रहा 6,800 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 15 रुपए गिरकर 6,785 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में मसूर का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 18 जुलाई को इसका भाव 6,755 रुपए था, जो 19 जुलाई को 45 रुपए बढ़कर 6,800 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। राजस्थान की कोटा मंडी में 19 जुलाई को मसूर का कारोबार 5,299 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में यह आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करे तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 18 जुलाई को मूंगफली का भाव 7,705 रुपए रहा।
19 जुलाई को इसमें 45 रुपए की तेजी आई और भाव 7,750 रुपए पर जा पहुंचा। गुजरात की ही दीसा मंडी में इस दौरान स्थिरता के साथ सौदे हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 18 और 19 जुलाई को मूंगफली का भाव 8,000 रुपए क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद मंडी में 19 जुलाई को मूंगफली का भाव 50 रुपए टूटकर 5,950 रुपए से 5,900 रुपए पर आ गया, जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में मूंगफली का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 18 जुलाई को इसका भाव रहा 6,100 रुपए, जो 19 जुलाई को 100 रुपए लुढ़क कर 6,000 रुपए रह गया। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। इन 11 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात बढ़ा है। साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान निर्यात 5,80,758 टन था, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 4,76,646 टन रहा था। इसी तरह घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102,82,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 101,35,000 टन था। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कोंकण में इस समय बेहद भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान धान और बाजरे की नर्सरी से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ बागों और सब्जियों में भी पानी जमा न होने दे। कोंकण में किसान इस समय धान की रुपाई जारी रख सकते हैं, जबकि बाजरे की रुपाई का काम फिलहाल टाल दे। इसके अलावा कोंकण में इस समय उर्वरकों का इस्तेमाल और कीटनाशकों का छिड़काव न करे। यही किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए गन्ने को बांधने के अलावा सब्जियों और फलों के छोटे पौधों को सहारा दे। मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाके में भी इस समय मूसलाधार बारिश की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में यहाँ धान की नर्सरी से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। इसके साथ ही यहाँ मौसम साफ होने पर किसान अंतर फसल के रूप में सूरजमुखी, अरहर, अरहर धनिया और अरहर ग्वार जैसी खरीफ फसलों की बुआई करे। यही इस समय किसान धान की रुपाई का काम जारी रख सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र के अहमदनगर और धुले जिले में 20 से 25 दिनों की हो चुकी मूंग और उड़द में निराई गुड़ाई करे। इसके अलावा यहाँ गन्ने के खेतों में ड्रिप पद्धति से सिंचाई करे। वहीं कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिले के किसान जल्द से जल्द सोयाबीन, मक्का और मूंगफली की बुआई कर ले। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ जिन इलाकों में पिछले 15 दिनों में 75 से 100 मिलीमीटर बारिश नहीं हुई है, वहाँ फिलहाल बुआई के लिए कुछ दिनों का इंतजार करें। बारिश हो जाने के बाद किसान सूरजमुखी, अरहर, बाजरा की बुआई कर सकते हैं। विदर्भ में कपास, सोयाबीन, अरहर, मक्का और ज्वार के अलावा सब्जियों और बागों से पानी बाहर निकालें। इसके साथ ही यहाँ बारिश के बाद मिर्च, टमाटर, बैंगन और फूलगोभी की रुपाई करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में संसद का मॉनसून सत्र बृहस्पतिवार से शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से जनहित के कामों के लिए सुचारू रूप से सत्र चलाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में होने वाली समृद्ध चर्चा से निर्णय सशक्त होते हैं। मणिपुर की घटना पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये घटना सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी गुनहगार को नहीं बख्शा जाएगा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने राज्यों में कानून व्यवस्था मजबूत करने का भी आग्रह किया। संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति चर्चा की तारीख तय करेंगे। मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र कर घुमाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सीजेआई ने कहा कि हमने इन तस्वीरों से धक्का पहुंचा है। अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। अगले शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी।
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में खालापुर कस्बे के निकट भारी बारिश के कारण एक आदिवासी गांव पर पहाड़ी धंसने से 5 लोगों की मौत हो गई। गांव का नाम इरसालवाड़ी है। भूस्खलन की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर पहुंच गईं। इस भूस्खलन में आदिवासी लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। अहमदाबाद के सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर स्कॉन फ्लाईओवर पर हुए इस हादसे में एक जैगुआर कार ने लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल और एक होम गार्ड सहित 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से 20 लोग घायल हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। जानकारी के मुताबिक पुराना थाना और धसारू बंद के पास हुए भूस्खलन से यातायात अवरुद्ध हो गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और दोनों तरफ दर्जनों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।